हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरगाइस अकेडमी। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की, एनसीईआरटी की, क्लास 11th के। एंड इसका ये पार्ट 2 है। इस बुक का ये जो है ये पार्ट 2 है। ये बुक को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानना चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, या बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके मैसेज आते हैं जो कि हमारा क्लास 6 से जो ये सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, एनसीईआरटी की, और इसमें हम करेंटली क्लास 11th पे हैं, वो सारे के सारे वीडियोस देखे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप लोग की जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत से लोग यूपीएससी दे रहे हैं, बहुत से लोग स्टेट पीएससी दे रहे हैं, और बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरीके के भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तैयारी कैसी चल रही है आपकी? क्या आपको अपनी तैयारी में कोई परेशानी देखना पड़ता है? चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, कोई भी अगर चीज़ की समस्या है, दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है ना, कोई मोटिवेशन में कमी आ रही है, तो आप गुरगाइस अकेडमी के चैनल पे किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी परेशानी को आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारा ईमेल आईडी है, हमारी फेसबुक है, किसी भी माध्यम से जो है आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी बात है वो आप रख सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे, विल ट्राई लेवल बेस, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है निकाला जा सके, है ना। और आपकी पढ़ाई में कोई भी मदद अगर हो सकती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं कि आपको कोई दिक्कत ना सामना करना पड़े, आप आराम से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। अब अगर हम स्टार्ट करें क्लास 11th की पॉलिटी की, तो हम एक एग्जीक्यूटिव, जो ऐसा आप हेडिंग देख रहे हैं, तो एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होता है, जिसको हम पहले भी कई लेसन्स में देख चुके हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अगर आप इसको कहें तो ये एक ही बेस है इनका, है ना, जिसपे जो इनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इस तरीके से है कि नो वन बिकम्स मोर पावरफुल देन अदर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर ना हो। इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या मेक श्योर करता है? ये मेक श्योर करता है कि चाहे वो लेजिस्लेचर हो हमारा, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी, कोई भी तीनों में से जो पावर है वो एक दूसरे के पास एक सामान्य रूप से हो। किसी की भी पावर एक दूसरे से ऊपर एक्सीड होगी तो फिर डेफिनेटली जो हमारा चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है वो नहीं रहेगा, उस सिस्टम को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इस तरीके से दे रखा है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेंशन है, वो हमारे जो रूल बुक, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दे रखा है ना। इसमें ये अगर साथ होते हैं, जब ये सारे जो भी गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लुक करना, क्या, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर की अगर हम बात करें, जैसे इस समय जो करंट टॉपिक चल रखा है अनएम्प्लॉयमेंट का, इस समय टॉपिक चल रहा था कि बेसिक नेसेसिटी का। हम लोग कभी भी बात करते हैं पेट्रोल के दामों की, बहुत सी चीज़ों की बात करते हैं, कुछ उसमें से बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, कुछ आज की मॉडर्न लाइफ में हमारे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी हैं वो चीज़ें। जैसे हम फ्यूल और इन सब चीज़ों की अगर बात करें तो इस पर गवर्नमेंट की नज़र कितनी होती है? देखिए, कभी भी अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट तुरंत जो है इंटरवीन करने के लिए, जनता क्या सोचती है कि सरकार प्राइस क्यों बढ़ा रही है, सरकार उसमें इंटरवीन करे और इंटरवीन करके उसमें बीच बचाव करके लोगों को प्राइस, हार्श प्राइस जो इंक्लिनेशन है उससे बचाएं। कोई भी, एक एग्जाम्पल है, कोई भी इस तरीके का डिसीजन हो सकता है जो कि लोगों को रिलेटेड, जितने भी मैक्सिमम जो डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के या लेजिस्लेचर के, जुडिशरी को, वो जो सोशल अपलिफ्टमेंट है ना, सबको देखते हुए, सबकी ज़रूरतों को देखते हुए, टू द मैक्सिमम लेवल ये सरकार कोशिश करती है कि हर किसी को ऊपर लेके चले, है ना,
हर किसी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो, हर किसी को जो भी सपोर्ट हो सकता है मैक्सिमम सपोर्ट। जैसे अगर हम बात करें सरकार की जो पीएम आयुष जो स्कीम है आयुष्मान भारत की, आयुष्मान भारत की स्कीम क्या है? आयुष्मान भारत की स्कीम यही है ना कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते थे, उनको अब वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब आप सोचिए, जो आदमी इलाज से वंचित रह जाता था या लाइन लगा के सरकारी अस्पतालों पे खड़ा रहता था, आज उनको आयुष्मान भारत के वजह से फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में। अब आप देखिए, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में अगर ट्रीटमेंट होगा तो डेफिनेटली जो केयर एंड क्योर है वो बेटर होगा। देखिए, सरकारी भी खराब नहीं होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमने एक सोशल एक स्टिग्मा बना लिया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बेटर हैं, तो डेफिनेटली वो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ प्राइवेट अलग होते हैं, कुछ प्राइवेट अलग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन अलग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलग इन द सेंस, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, तो वो दोनों चीज़ में होते हैं। लेकिन अगर इन जनरल हम बात करें तो ये आयुष्मान भारत से जो जनरल पब्लिक है, जो वो सोचती थी, जो परेशान होती थी फॉर अ बेसिक जो ट्रीटमेंट के लिए भी, एक बेसिक लेवल के ऑपरेशन के लिए भी, एक जनरल ऑपरेशन के लिए भी इनको जो है परेशान होना पड़ता था, और बहुत ही हेफ्टी अमाउंट जो प्राइवेट सेटअप्स में इनको पे करना होता था। लेकिन इस आयुष्मान भारत की जो हम वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं, तो हमने इसी वेलफेयर ऑफ द पीपल में एक एग्जाम्पल लिया है एक गवर्नमेंट की पॉलिसी का। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी का, इस गवर्नमेंट की स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत। अब आप इमेजिन करिए कि जिसको ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं मिल पाता था, उसको अगर पूरा केयर मिले, सब कुछ हो साथ में एंड फ्री में हो, जो भी पैसा है वो सरकार डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल्स को देती है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट पे करती है या गवर्नमेंट पे करती है हॉस्पिटल्स को। तो एक स्कीम का हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल की। इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि टाइम टू टाइम अलग अलग गवर्नमेंट्स जो हैं अपनी ज़रूरतों को और सोसाइटी की नीड के हिसाब से, ये भी बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी की नीड के हिसाब से हम जो वेलफेयर स्कीम है, जो वेलफेयर है उसको हम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ज़रूरतें समय के अनुसार बदलती हैं। इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, मेंटेन अ बैलेंस अमंग देमसेल्फ। जिस बैलेंस की हम बात कर रहे थे, अब आप इमेजिन करिए, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। अब आप इमेजिन करिए कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव जो जनरल भाषा में अगर हम बात करें तो जो हमारे मिनिस्टरगण हैं, जो हमारे मंत्रीगण होते हैं, उनको हम जो है एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। और लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे एमपीज़ हैं वो हमारे लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं। जुडिशरी की बात करें तो जो भी हमारे जो कोर्ट सिस्टम है, जो हमारे जजेस हैं, ये सारा जो चीज़ है ये जुडिशरी का सिस्टम बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा हमने पहले भी बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो है जो पावर देता है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस अश्योर करता है ना। देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस ये समझना आपको यहाँ बहुत ज़रूरी होगा कि अगर बैलेंस नहीं होगा यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, तो कोई भी अगर इन तीनों में से हैवी हुआ तो फिर ये उस तरफ झुक जाएगा, ये उस तरफ झुक जाएगा। दैट मीन्स कि जो सोसाइटी की जो हम वेलफेयर की बात कर रहे थे, वो हो सकता है, जो हम जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, वो हो सकता है ईजिली मेंटेन ना हो पाए। कहीं ना कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ऐसा कर दिया जाए, किसी को प्रेफरेंस दे दिया जाए, जो हमारा बैलेंस है वो बिगड़ता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी बॉडी है जो रिक्वायर करती है, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो भी बड़े डिसीजंस हैं, ये इस एडमिनिस्ट्रेशन का रूटीन वर्क है ना। ये रूटीन वर्क है, ये डिसीजंस को फ्रेम करना, पॉलिसी फ्रेमिंग। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो पॉलिसी फ्रेमिंग इज वन थिंग विच इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव।
है ना। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसमें हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, तो जो हमारी पॉलिसी फ्रेमिंग है वो मेन एजेंडा है ना। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ बॉडी दैट एट द टॉप दैट विल मेक द पॉलिसी डिसीजन और बिग डिसीजन, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। भाई बट ऑब्वियस अगर ये डिसीजंस ले रहे हैं, इनको पावर दी गई है कि भाई आप डिसीजन लीजिए, तो डिसीजन किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना, उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट होता है उस इम्पैक्ट को भी ये सुपरवाइज करते हैं। अगर जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया आयुष्मान भारत का, तो आयुष्मान भारत स्कीम का क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है, कितने लोग उसको बेनिफिट उसका अवेल कर पा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल उसमें एनरोल किया है ना, हॉस्पिटल का पेमेंट कितना टाइमली जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सी चीजें हैं जो कि एक पॉलिसी से सोचिए कितनी चीजें हैं जो कि हमारे पॉलिटी में रिलेटेड हैं और किस तरीके से हमारे सोसाइटी के डे टू डे वर्क में जनता को हेल्प करती हैं ये पॉलिसीज। द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। देखिए, जो अगर हम बात करते हैं यहाँ एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, जुडिशरी की, तो लेजिस्लेचर अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर को कि ये लॉ मेकिंग बॉडी है, एक ऐसे जनरल हम बात करते हैं, वैसे है भी इसका मेन फंक्शन लॉ मेकिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ मेकिंग इसका फंक्शन है। अगर लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन है लॉ मेकिंग, तो एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन है लॉ मेकिंग को इम्प्लीमेंट करना। इसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन जो काम है, ऑर्गन जो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी जो होती है वो कहीं ना कहीं इसके हाथ में होती है। द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्राइमरी लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। जैसा हम बात कर रहे थे कि किसी भी पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। अब अगर हम बात करें किस किस तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे इंडिया में, हमारे सिस्टम में किस किस तरीके के एग्जीक्यूटिव पाए जाते हैं, तो अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं एल्सवेयर, एल्स कंट्री के। अगर हम एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो द प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखें। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों जो है वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। इसमें कंफ्यूजन ना बनाए, एकदम क्रिस्प नोट होना चाहिए इसमें, नो कंफ्यूजन। आपको अगर किसी चीज में कंफ्यूजन, आप उसको नोट डाउन करिए और नोट करके सीधे सीधे उसको कुछ नहीं करिए, 20 बार उसको पढ़ लीजिए, आपके कहीं ना कहीं माइंड में वो हो जाएगा। और उसको एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लीजिए, फिर 15 दिन बाद रिवाइज कर लीजिए, फिर 30 दिन बाद, फिर 45 दिन बाद, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, ये रिवाइज करके देखिए। जिस चीज में कंफ्यूजन होता है डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं दूर होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बेटर वे आपको गाइड कर दिया जाएगा। बट बी वेरी वेरी क्लियर। जरूरी ये नहीं है कि सब पढ़ना, जरूरी ये है कि जो पढ़ना उसमें क्लियर रहना और ऐसा क्लियरिटी रहना कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम फ्रेम कर लें, वी आर रेडी, है ना, फुल पावर रेडी हुई है, एकदम फुल पावर। देयर शुडंट बी अ स्पेस ऑफ एनी कंफ्यूजन और केओस इन योर प्रिपरेशन। आपको ऐसी प्रिपरेशन होनी है कि एकदम फुल पावर। जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो जो पावर है, आज से उस पावर को फील करिए और उस पावर को फील करके यूज करिए और यूटिलाइज करिए अपना टाइम। अगर हम आगे चले लेसन में, तो इस सिस्टम ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वेरी वेरी पावरफुल, है ना। अगर हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो डेफिनेटली ये जो प्रेसिडेंट है, इनके जो ऑफिस हैं वो इस सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें ये फॉलो किए जाते हैं सिस्टम, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राज़ील है, लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम करें, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है ना। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, इनके पास एक प्रेसिडेंट भी होता है मैक्सिमम पार्लियामेंट्री सिस्टम में, या इनके पास मोनार्क होता है। मोनार्क जो आप अपने किंग होते हैं, है ना, जो कि नॉमिनल हेड होता है किसका, स्टेट का। हेड ऑफ
पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी होता है ना, जिसके पास डेफिनेटली कम पावर होती हैं। जनरली ये जो पावर है ये गवर्नमेंट से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो है ये पावर जो है इसको मिलती हैं, या ये गवर्नमेंट से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके जो है ये काम करते हैं प्रेसिडेंट, है ना। ये सिस्टम जो होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। इन सच अ सिस्टम रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरी सेरेमोनियल, कहते हैं ना ये सेरेमोनियल फंक्शन, सेरेमोनियल प्रेसिडेंट दिखावे के लिए होता है। जो मेन पावर होती है, जो पावर की अगर हम बात करें तो मेन पावर इज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिसमें कैबिनेट जो होती है उसके पास इफेक्टिव पावर शेयर करता है। ये जो कैबिनेट होती है ये फुल पावर में रहती है ना। इसको कौन हेड करता है इस कैबिनेट को? इस कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो होते हैं वो हेड करते हैं। इस टाइप के सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। बी वेरी वेरी क्लियर, अगर कंफ्यूजन आपको होता है कौन सा सिस्टम क्या है, सीधे हेडिंग डालें प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो मैंने बताया है वीडियो को वापस बैक करें, 4 लाइन लिखें। कंफ्यूजन है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो मैंने बताया है वीडियो को बैक करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखें एंड बी वेरी वेरी क्लियर थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है। किसी भी चीज को अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, बड़ा बनाएंगे तो बड़ा बनते जाएगी, उसको देन एंड देयर क्रश करके खत्म कर दीजिए। इस सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इस सिस्टम इंक्लूड करते हैं जो जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है ना, पोर्चुगल है। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, इसमें प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है। सेमी, है ना, सेमी मिक्सचर। सेमी मींस आधा इसका भाग आधा इसका भाग। प्रेसिडेंट की भी कुछ पावर, प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ पावर। नहीं समझ में आया करे कोई चीज तो तोड़ दिया करिए उसको, है ना। बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रेसिडेंट में पॉसेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। जैसे कि हमने बात किया सेमी, आधा आधा, देखिए ऐसा मेंशन नहीं होता आधा आधा, मैं ऐसा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आधा आधा, हाफ हाफ, किसके बीच में? प्राइम मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में। ये जो है ये क्या करते हैं? हाफ हाफ पावर शेयर करते हैं, है ना। कुछ पावर होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, कुछ पावर होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की हमारे इंडिया में, तो उसको हम डिस्कस करें, है ना, और डिटेल में। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव जो है हमारे लिए, जो हमने जब फ्रीडम हासिल करी, तो क्या ये चीज़ हमारे लिए नई थी, है ना। क्या जो भी डिसीजन मेकिंग में पार प्ले करना, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको देखना, क्या हमारे लिए नया था कि नहीं नया था? तो अब हम इसको देखें। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब लिखा जा रहा था तो इंडिया के पास कुछ एक्सपीरियंस था। जब हम बात करते हैं ना नया था नहीं नया था, तो ये एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम को रन करने का। कैसे था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो दोनों एक्ट्स हैं, इस एक्ट्स में जो सिस्टम जो थे, जो डिफाइंड थे, ये कहीं ना कहीं हमको एक एक्सपीरियंस दे रहे थे, हमको एक्सपीरियंस दे रहे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से रन करता है और किस तरीके से अपने कंट्री में हम उसको फॉलो करा सकते हैं। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, ये इंश्योर करना चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे कि द गवर्नमेंट वो सेंसिटिव रहे किस चीज़ के? पब्लिक एक्सपेक्टेशन। देखिए यहाँ पे इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ये इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, पब्लिक एक्सपेक्टेशन की यहाँ बात हो रही है, इसलिए क्योंकि जो पास्ट मेमोरी है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो ऐसा रहा है कि ब्रिटिशर्स ने जिस भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल, इस टाइप की जो पॉलिसीज हैं,
इससे इंडिया त्रस्त था और इंडिया ने इसके इल इफेक्ट्स महसूस करे थे। किस तरीके से जनता को परेशान किया जाता था, किस तरीके से टैक्स के उस पे, है ना, किस तरीके से कमोडिटी अपने हिसाब से ये लोग फार्मिंग कराते थे, अपने हिसाब से चीज़ें करते थे, अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट करते थे। तो इसका मतलब क्या था, जो पब्लिक थी उसको जो है लिसन नहीं किया जाता था। पब्लिक जो है किसी भी चीज़ को करने में 50 बार सोचती थी। तो इसीलिए जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन है इसको ऑनर करना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है, वो सरकार की बनेगी, गवर्नमेंट की बनेगी। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत क्लियरली चीज़ों को मेंशन किया। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मेनी मैकेनिज्म इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर और पीपल रिप्रेजेंटेटिव। भाई लेजिस्लेचर क्या होता है? जो हम बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर हमारे एमपीज होते हैं। एमपीज को कौन इलेक्ट करता है? भाई एमपीज को कौन इलेक्ट करता है? एमपीज को हमारी जो आम जनता है, जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक इन एमपीज को इलेक्ट करती है। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर लोकसभा की बात करें तो अगर 543 सीट्स है तो 543 पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमपीज हैं, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? पब्लिक को ही तो कर रहे हैं। तो ऐसा मैकेनिज्म है जब हम बात करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल ऑर्गन की, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, पहले भी जिसमें हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है ना। तो इसमें ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि एग्जीक्यूटिव भी चाहे तो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, जुडिशरी चाहे तो वो भी अपना मनमाना नहीं कर सकता, है ना। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। अब अगर हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टेट लेवल पे भी जो हमारे एमएलएज होते हैं वो लोग विधानसभा में बैठते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है हमारे कंट्री का, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन उनको इलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको एमएलए, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, जो विधानसभा में बैठते हैं, एमपीज, ये जो हैं ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। द प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को ऑफिस से, और ओनली बाय द पार्लियामेंट, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ये काम कर सकता है। और कैसे? प्रोसीजर एक जो लेट डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस प्रोसीजर के तहत जो है काम करना होगा। तब पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इम्पीच कर सकता है। और इसका जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे इम्पीच कर सकते हैं, वो एक ग्राउंड जो सबसे मेजर ग्राउंड है जो बोला गया है, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन करना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन है, अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता रहे, उस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। प्रेसिडेंट हैज अ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट को बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी पावर दी रहती है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम दिस पावर आर रियलिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस सिस्टम में भी, है ना, जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है ना, लेकिन इस पावर का जो एक्चुअल यूसेज है ना, जो एक्चुअल यूसेज है वो प्रेसिडेंट जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कस करके ही जो है रियलिटी में उस पावर को फुल फ्लेज यूज कर सकता है। अब हम डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर। किस चीज में? वो बिल जो है, जो कि बिल आपका लोकसभा या राज्यसभा में जो प्रेजेंट होते हैं, जो बिल है वो हाउस से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाते हैं असेंट करने के लिए, है ना, मनी बिल के अलावा। तो जो भी जो विथहोल्ड करना है या रिफ्यूज़ करना है, वो कहीं ना कहीं जो पावर होती है
वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको होल्ड कर सकता है, वो चाहे तो मना कर सकता है, अदर देन मनी बिल। जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट से वो प्रेसिडेंट के पास जाता है लॉ बनने से पहले, क्योंकि लॉ बनने से पहले उस बिल पे प्रेसिडेंट का साइन जरूरी है। प्रेसिडेंट जो है उस बिल को सेंड कर सकता है पार्लियामेंट में टू रिकंसिडर द बिल। प्रेसिडेंट को लगता है अच्छा ठीक है भाई, पॉइंट नंबर जो 10 है यार वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो लग रहा है सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, या उसकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखें तो वो नहीं समझ में आया। कोई भी प्रेसिडेंट किसी पॉइंट से जो है एक पब्लिक का ओपिनियन देखते हुए अपनी चीज़ों को रख सकता है, एक अपना ओपिनियन देखते हुए चीज़ों को रख सकता है कि ये चीज़ सही नहीं है, इसको रिकंसिडर किया जाए, रीफ्रेम किया जाए, है ना, और फिर से प्रेजेंट। दिस वीटो पावर इज लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है ये वीटो पावर प्रेसिडेंट की? क्योंकि पार्लियामेंट अगर उस बिल को फिर से पास कर दे और फिर से पास करके अगेन बिल गोज टू द प्रेसिडेंट, तो फिर से अगर पार्लियामेंट पास करके अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको अपना साइन, अपना असेंट उस बिल पे देना ही होगा। देयर इज नो मेंशन अबाउट द टाइम लिमिट विद इन द विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। एक चीज और है, अब ये देखिए डिस्गाइज, पावर इन डिस्गाइज है, पावर इन डिस्गाइज है। कैसे पावर इन डिस्गाइज है? बिकॉज मान लीजिए बिल है, बिल जो है प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, अब प्रेसिडेंट उस बिल को अगर मना करेगा और पार्लियामेंट फिर से पास कर देगी तो दिक्कत है, अदर देन मनी बिल। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस बिल को होल्ड कर सकता है। और ये जो होल्डिंग वाला बिल है इसका जो टाइम लिमिट है ये डिफाइंड नहीं है, टाइम लिमिट इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो प्रेसिडेंट भेजेगा नहीं, प्रेसिडेंट अपने पास अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया कि चलो भैया हम रखे हैं, जाओ जो करना है कर लो। दिस मीन द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग, वो बिल को पेंडिंग बना के अपने पास रख सकता है विदाउट एनी टाइम लिमिट। दिस गिव्स द प्रेसिडेंट एन इनफॉर्मल पावर, जिस पावर के हम लोग बात करें पावर इन डिस्गाइज की, टू यूज द वीटो इन वेरी इफेक्टिव मैनर। इस वीटो को वो इफेक्टिवली यूज कर सकता है, वो चाहे तो अपनी चीजों को सामने रख सकता है। दिस इज समटाइम्स, इस पावर को, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम पॉकेट वीटो, है ना। इस पावर को अगर कोई यूज करे तो इसको हम कहेंगे यूसेज ऑफ पॉकेट वीटो, है ना। अब अगर हम प्राइम मिनिस्टर की और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेना है तो उस विभाग के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जनरली, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कस करेंगे और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर। अब आप ये सोचिए, मैं मान लीजिए मुझे कोई डिसीजन लेना है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले मुझे एक ग्रुप के पास जाना होगा, डिस्कस करना होगा, फिर भाई जो ग्रुप कहेगा वो डिसीजन हम लेंगे, और उस ग्रुप का जो हेड है उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम पावर अगर हम बात करें वो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसके पास सुप्रीम पावर होती है। द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी। इसकी हम बात करें भाई, जब प्रेसिडेंट भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात कर रहा है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है हमारे प्रधानमंत्री। तो फिर डेफिनेटली इनडायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in taking decisions. Prime Minister becomes a very very important factor in doing all the work, all the welfare jobs, all the social benefits for the society. In the parliamentary form it's essential that the Prime Minister has the support of the majority of the Lok Sabha. अब अगर आप बात करें, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास सपोर्ट नहीं होगा तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास सपोर्ट नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट फंक्शन या रन नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना होगा, फिर से री इलेक्शन होंगे। दिस सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी ऑल्सो मेक द प्राइम मिनिस्टर वेरी वेरी पावरफुल। अच्छा, अब इसको जब मेजॉरिटी का सपोर्ट है, मान लीजिए जो हमारी 543 है ना, हमारी लोकसभा में टोटल सीट्स,
अब इसमें जब मेजॉरिटी की है ना, मेजॉरिटी का क्या मतलब है 50% + 1, इसका सपोर्ट है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। जब इनका सपोर्ट है, डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट है, तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल कहलाते हैं, होते हैं, और अपनी पावर को वो यूज़ करते हैं। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज लॉस्ट, जैसे ही ये जो 50% + 1 है वो डिक्लाइन करेगा, दैट मीन्स कि जो हमारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो अपोजिशन पार्टी चाहेगी तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करा सकती है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करा सकती है, और अगर वो पास हो जाता है तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जैसे हमने देखा कि भाई एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो मंत्रीगण, भाई मंत्री कब बनेगा, जब आदमी एमपी बनेगा, और एमपी बनने के बाद जब रूलिंग पार्टी होगी, और रूलिंग पार्टी में भी अगर उसको मौका दिया जाएगा किसी विभाग को संभालने को, तब फिर वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनेगा। लेकिन एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्विस वाले होते हैं, जो कि स्टेट सर्विस वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अपॉइंटेड होते हैं, है ना, दीज ब्यूरोक्रेट्स आर अपॉइंटेड, है ना, ये अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो भी पॉलिसी लिखना, फ्रेम करना, कंसल्ट करना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपडेट करना, ये सारा जो है मेन वर्क जो है ये ब्यूरोक्रेट्स का होता है। कल की डेट में जब आप लोग भी आईएएस बनेंगे, स्टेट पीएससीज अगर दे रहे हैं, तब आप जो है अगर मान लीजिए कि आप जो भी सर्विस एलोकेट होता है उसमें आप काम करेंगे, तो आपका जो रोल है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजंस मेकिंग में आप चीज़ों को असिस्ट करते हो, एज जैसे भी आपको वर्क डिफाइंड किया जाए, जैसे भी आपको ड्यूटी जहाँ पे लगे। ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज अ परमानेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ असिस्टिंग मिनिस्टर्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग। जैसा हमने बात किया कि इनका जो मेजर टास्क हो जाते हैं वो मिनिस्टर्स को असिस्ट करना है, कोई भी पॉलिसी है, नई तरीके की जो पॉलिसी उसको फॉर्मुलेट करना है, या पुरानी पॉलिसी को अपडेट करना है। क्यों अपडेट करना होता है पॉलिसी को, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द नीड, है ना, उसको अपडेट किया जाता है। द ब्यूरोक्रेसी इज an instrument through which welfare policy of the government must reach the people। अब ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पूरे देश में जो है वो फैला रहता है, और जो वेलफेयर होता है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है अलग अलग जगहों पे, है ना, इसका जो चेक होता है कहीं ना कहीं, ये चेक भी जो है ये ब्यूरोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि इस चेक को देखें और देखें कि कितने अच्छे से ये चीज़ फॉलो हो रही है। अगर हम बात करें, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्वियसली पावर तो इनके पास होती है, अब जो जनता होती है, आम जनता, वो अपनी परेशानी ले जाके इनके सामने बोलने में घबराती है, ऐसा देखा जाता है। ये हालांकि कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि किस टाइप के आप अधिकारी हैं। अगर आप लोगों के बीच में सुनेंगे, जानेंगे, तभी आप उसी हिसाब से पॉलिसी फ्रेम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों से, पब्लिक से अपने आप को स्पेशल महसूस करेंगे, एक अलग महसूस करेंगे, डिफरेंट महसूस करेंगे, तो कभी भी आप लोगों की एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको नहीं समझ पाएंगे, और जब प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली पॉलिसी नहीं फ्रेम कर पाएंगे। अगर पॉलिसी फ्रेम भी कर लेंगे तो इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेम कर पाएँ इसकी चांसेस कम रहेंगे। इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल द ब्यूरोक्रेसी इज सेंसिटिव टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। जब हम पब्लिक के बीच में नहीं आएंगे, जनता के बीच में हम नहीं आएंगे, तो ये जनता क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है हमको कभी भी पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो उसका सॉल्यूशन हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये भी बहुत बड़ा हर्डल है। हर चीज़ में नेताजी लोग को आंसर दो, नेताजी लोग को बताओ, ये ऐसा देखा गया है, मैक्सिमम स्टेट्स में ऐसा होता रहा है कि जो हर्डल है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये एक ब्यूरोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है हमारे कंट्री में, इसके लिए कहीं ना कहीं एज अ ऑब्स्टेकल जो है वो काम करता है।
लेजिस्लेचर इज नॉट मियरली लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी है, बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। लॉ मेकिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग ही लेजिस्लेचर का फंक्शन है। लेजिस्लेचर के पास और भी कई तरीके के काम होते हैं। इट इज़ अ सेंटर फॉर ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। यहाँ पे कोई भी डिसीजन है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं, डिस्कशन के बाद उसको हम वोट डालते हैं। अगर मैक्सिमम वोट जो उसके हिसाब से चाहिए होंगे, मुद्दे के हिसाब से वो मिल गए, तो वो पास हो जाएगा। अब हम 2 हाउसेस, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। एक हाउस होती है हमारी लोकसभा, एक हाउस होती है हमारी राज्यसभा, है ना। पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर, है ना। पार्लियामेंट जो रेफर करती है बेसिकली वो नेशनल लेजिस्लेचर को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, रेफर करती है। जब भी हम टर्म पार्लियामेंट यूज करते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी लोग स्टेट में, जैसे जो एमएलएज हैं हमारे, है ना, जो विधानसभा में बैठते हैं, ये हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज 2 हाउसेस, जैसा हमने बात किया, लोकसभा एंड राज्यसभा। When there are 2 houses of legislature is called bicameral legislature। अगर किसी भी लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस हैं, है ना, 2 हाउस अगर हैं, कब हम बोलेंगे कि कोई लेजिस्लेचर बाइकैमरल है? जब उस लेजिस्लेचर के पास 2 हाउस हैं, मोर देन 1 हाउस हैं, 2 हाउसेस हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमारे पास लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है ना। कुछ स्टेट में जैसे हमने देखते हैं विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है 6 स्टेट्स में। तो इस तरीके से हम उस स्टेट्स को या अपने नेशनल जो पार्लियामेंट है उसको हम कहते हैं, हमारा सिस्टम जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारे पास। द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं राज्यसभा। क्यों काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं? क्योंकि इनका जो इलेक्शन होता है, जो इस पर वोट होता है, वो जो हमारे स्टेट के एमएलए होते हैं वो जो है वोट करते हैं। द हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा, जहाँ जो भी लोग होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से पहुंचे होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट द ऑप्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग ईदर अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल। अब ये 2 हाउस चाहिए स्टेट को कि 1 चाहिए, ये जो डिसीजन है यूनिकैमरल रहना है या बाइकैमरल रहना है, ये जो ऑप्शन है ये स्टेट का ऑप्शन है कि वो क्या चाहते हैं। एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट है जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। वो कौन कौन से स्टेट है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ये स्टेट कौन से हैं जहां पे 1 हाउस जो है उसको विधानसभा कहते हैं और दूसरे हाउस को विधान परिषद कहते हैं। 1 हाउस को विधान परिषद एंड 1 हाउस को या अदर हाउस को विधान परिषद कहते हैं। 2 हाउसेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, 2 हाउस आर प्रेजेंट, है ना। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल एवरी डिसीजन रिकंसिडर। बाइकैमरल का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है, कोई भी जो डिसीजन है ना, वो चेक जो होता है वो ट्वाइस होता है, 2 बार उस डिसीजन को हम चेक कर सकते हैं। दिस मीन्स एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस ट्वाइस। दिस एंश्योर्स द डबल चेक ऑन एवरी मैटर, है ना। ये एक डबल चेक सिस्टम है, डबल चेक। राज्यसभा, द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। राज्यसभा, अगर आपके दिमाग में हो सकता है कुछ लोगों को आता होगा, यार हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, हम बात कर रहे हैं केंद्र की, केंद्र में राज्य सरकार है, क्यों इसको बोलते हैं कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को? इसलिए क्योंकि इसमें जो लोग इलेक्ट होते हैं, है ना, वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं? इनको जो स्टेट्स के जो एमएलए होते हैं, है ना, जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो इलेक्ट करता है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जिसको हमने पहले भी देखा था, उसमें क्या करते हैं हम? 1 प्रेफरेंस, 2 प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंस, 4 प्रेफरेंस। जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होगा वो रैंकिंग में सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो इलेक्ट होगा, है ना, और वो जीतेगा।
और इस इलेक्शन जो सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हम फॉलो करते हैं राज्यसभा के लिए, है ना। रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्स मेंबर, जो भी स्टेट की जो जनता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को इलेक्ट करती है, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो राज्यसभा के लोगों को। तो पब्लिक इलेक्ट कर रही है किसको? एमएलए को। एमएलए किसको इलेक्ट कर रहा है? राज्यसभा के मेंबर को। जो राज्यसभा में जो मेंबर है उसको एमपी कहते हैं। वो द नंबर ऑफ मेंबर टू बी इलेक्टेड बाय ईच स्टेट। अब अगर ये कैसे निर्धारित करें कि किस स्टेट से कितने राज्यसभा के मेंबर जाएंगे, तो 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स किया गया है कि किस तरीके से राज्यसभा के मेंबर कितने स्टेट से कैसे कैसे जाएंगे। मेंबर और राज्यसभा इलेक्टेड फॉर 6 साल के लिए जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो इलेक्ट होते हैं, और ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शन अगर लड़ लिए, इलेक्शन अगर वहाँ जीत लिए तो दोबारा नहीं लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। हर 2 साल पे 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हर दूसरे साल राज्यसभा जो है वो जो अपने इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं और 1/3 सीट्स पे होते हैं, और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। ये इसको हम परमानेंट हाउस कहते हैं। क्यों परमानेंट हाउस कहते हैं? बिकॉज इट नेवर डिसॉल्व्स। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो होते हैं उसके रिटायर हो जाते हैं, फिर से उनकी सीट्स, उनकी मान्यता खत्म हो जाती है, वो फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। द राज्यसभा इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व, दीज आर कॉल्ड परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमने बात किया, राज्यसभा ऑल्सो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ना। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट द्वारा होते हैं राज्यसभा में। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। भाई हम बात करें ना लोकसभा की, एमपीज के लिए हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हमने बात करी, जिसमें 18 या 18 साल से ऊपर वाले लोग जो है वोट करते हैं। हम राज्यसभा की बात करें तो इसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम तो है नहीं। इसमें कौन करते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एमएलएज हैं, जो है वो वोट करते हैं। 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो हमने बात करी। वेयर द वैल्यू ऑफ वोट, हर एक इंडिविजुअल की वोट की वैल्यू बराबर है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कहाँ? लोकसभा में। द नंबर ये तब से नहीं चेंज हुआ है 1971, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट। 1971 के जो सेंसस में हमारे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, डिपेंडिंग अपॉन आवर पॉपुलेशंस, एरिया के हिसाब से इसको बांटा गया था। आज भी वही है। लोकसभा इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। लोकसभा जो है ये डिसॉल्व कर जाती है हर 5 साल का पीरियड कंप्लीट होने के बाद, है ना। पार्लियामेंट के अगर फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट इनैक्ट लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री। लेजिस्लेचर ये जो भी लॉ मेकिंग वाली बॉडी है ना। डिस्पाइट द बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म्ड बाय ब्यूरोक्रेसी। अब हमने जो बात करा जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, ब्यूरोक्रेट्स की, ये क्या करते हैं? पॉलिसीज को ड्राफ्ट करते हैं, है ना, फ्रेम करते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा। अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर, भैया मिनिस्टर को तो खुश रखना पड़ेगा। मिनिस्टर साहब के हिसाब से अगर ये चीज़ फॉलो करनी है तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी उसको जो है वेटेज देगी। अगर उसका कोई इससे है तो उसको कंसिडर करेगी, है ना। लेजिस्लेचर कंट्रोल टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज बाय द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर टैक्सेशन पे कंसिडर करता है, भाई उस पर बात करते हैं। कोई भी नया टैक्स लाना है तो वो लोकसभा में डिस्कस होगा, और लोकसभा में डिस्कस होगा, वोट होगा। अगर सब कोई राजी हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोपोजेस टू डू न्यू टैक्स, इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। लोकसभा कोई भी मनी मैटर है तो मनी मैटर में लोकसभा हमेशा फोर फ्रंट पे है डिसीजन में। इन डेमोक्रेसी द लेजिस्लेचर कंट्रोल टैक्सेशन, द वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। एक अगर हम टैक्स की बात करें, है ना, तो यहाँ हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं सरकार के, है ना। और फिर हम बात कर रहे हैं मनी यूसेज की, मनी स्पेंड की, है ना। जहाँ पैसा आया, मान लीजिए 1000 रुपये आया, तो भैया 1000 रुपये कहाँ पे एक्सपेंस हुए, 1000 रुपये कहाँ पे खर्च हुए, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशंस चलते हैं। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस टू डू न्यू टैक्स, कोई भी नया टैक्स लाना है
तो लोकसभा से अप्रूवल लेना ही लेना। जैसे हमने देखा पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है क्या, अलग अलग तरीके के व्यूज़, किस तरीके से, चाहे रीजनली अलग हो, हम सोशली अलग हो, इकोनॉमिकली अलग हो, रिलीजियस ग्रुप के द्वारा अलग हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, हर जगह से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं एंड हर आदमी के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट है, नो लिमिटेड पावर डिस्कशन, फ्री डिस्कशन है ना, फ्री डिबेट, किसी भी चीज़ पे आराम से डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक, वो आराम से बोल सकते हैं किसी भी भय के बगैर। द पार्लियामेंट एज अ पार्ट टू डिस्कस एंड एनेक्ट चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो कभी भी स्टेट लेजिस्लेटिव जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, वो चेंज पार्लियामेंट द्वारा ही किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ बोथ द हाउसेज आर सिमिलर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द बोथ। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो इसकी जो मंजूरी है वो बोथ द हाउसेज से लेनी होगी, है ना। द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन, पार्लियामेंट के पास, हाउ कैन यू से दैट, अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ कैन यू से दैट पार्लियामेंट इवन परफॉर्म्स इलेक्टोरल फंक्शन, तो आप ये कहेंगे जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसमें जो पार्लियामेंट होती है वो आराम से उस चुनाव में मदद करती है, रन करती है, वोट करती है, सबसे बड़ी चीज़। तो वो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो वोटिंग सिस्टम है, उस सिस्टम को इलेक्टोरल फंक्शन जो है पार्लियामेंट का कहा जाता है। जुडिशियल फंक्शन भी है पार्लियामेंट के पास, कैसे, अगर मान लीजिए रिमूव करना है किसी को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसी जज के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो ये जो होता है इसको हम जुडिशियल फंक्शन कहते हैं। ये जो जुडिशियल फंक्शन है पार्लियामेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम डिस्कस किए इलेक्टोरल फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की बात करें तो अगर यूनियन पार्लियामेंट रिमूव करना है किसी मैटर को, मान लीजिए कि लोकसभा को लगता है कि किसी मैटर को रिमूव करना है ना, जिसमें अभी तक मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ही जो है पार्ट ले सकती थी या लॉ बना सकती थी, तो अब उनको वो चाहते हैं कि नहीं यार, उस मैटर को हम जो है, उस मैटर को हम यूनियन लिस्ट में लेके आ जाएं या उस मैटर को कॉन्करेंस लिस्ट में ले आएं, ताकि स्टेट और यूनियन दोनों उस पर डिसीजन ले सके, दोनों उस पर लॉ बना सके। तो उस केस में क्या होता है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन अप्रूवल, राज्यसभा का अप्रूवल इस केस में नेसेसरी है। जो राज्यसभा, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं, स्टेट वाले ही तो इनको चुनते हैं। तो अगर स्टेट का मैटर हमको कोई चेंज करना है तो हम इनसे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके देखेंगे कि एग्री कर रहे हैं कि नहीं, नहीं एग्री करेंगे तो वो मैटर चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके हिसाब से अगर एक बिल की साइकिल देखें कि बिल किस तरीके से मूव करता है, तो अगर हम यहाँ बिल की बात करें तो किसी भी हाउस में जो है, इन केस अगर नॉन मनी बिल है तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है ना। फिर बिल जो है अलग अलग पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है या हाउस के अंदर ही डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। अगर कमेटी के पास जाता है तो कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट जो है हाउस एक्सेप्ट भी कर सकती है और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है। फिर अगर एक्सेप्ट कर रही है तो उस पर डिस्कशंस होते हैं, है ना। अभी हमने देखा फ्री फॉर्म ऑफ डिस्कशन, फ्री टू डिस्कस एंड डिबेट, कहाँ, पार्लियामेंट में। और अगर बिल एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये अदर हाउस में जाता है ना। फिर अदर हाउस उसको अप्रूव करती है, रिकमेंड करती है। अगर कोई कंफ्यूजन होता, लगता है कि जरूरी है, तो जॉइंट सेशन भी होता है। जॉइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों रहते हैं। और अगर ये पास हो गया है मान लीजिए दोनों हाउस से, फिर जाता है ये प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया इस बिल को, तो बिल लॉ बन जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे बिल टू लॉ की साइकिल बताइए, तो इस साइकिल को आप पूरा ड्रॉ करके एंड इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही साइकिल है किसी भी बिल की। अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स, है ना। अगर नॉन मिनिस्टर प्रपोज करता है बिल को, कोई ऐसा एमपी पार्लियामेंट में
प्रपोज करता है बिल को जो कि मिनिस्टर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मिनिस्टर है वो बिल को प्रपोज करता है तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल। राइट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी चीज है लेकिन क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें प्री में, और कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एग्जाम के प्रेशर में। मनी बिल की बात करें तो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, जैसे हमने पहले ही बात किया, और अगर एक बार वो मनी बिल पास हो गया तो राज्यसभा में जाता है। एंड अगर वो मनी बिल है, राज्यसभा उसको या तो अप्रूव कर दे, है ना, अगर अप्रूव नहीं करती है तो सजेस्ट कर सकती है चेंज करने को कुछ बिल में, लेकिन उस मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है, उसको अप्रूव करना ही होगा, और नहीं अप्रूव करेगी तो सजेस्ट कर सकती है चेंज, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती है। और कोई एक्शन अगर वो राज्यसभा नहीं लेगी तो 14 दिन के अंदर द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। 14 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक, एक टेन्योर है 14 डेज का, ऑटोमेटिक इट विल बी टर्म्ड एज अ बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा, जो भी अमेंडमेंट्स या कोई चेंजेस हैं जो राज्यसभा लोकसभा को सजेस्ट करता है वो लोकसभा द्वारा एक्सेप्ट किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं, दोनों चीजें हैं। द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अब पार्लियामेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है उसको हम देखें। देयर आर मेनी वेज इन विच द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बेसिक है देम ऑल द पावर एंड द फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेटर एज द पीपल रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क इफेक्टिवली एंड फेयरलेसली। अब अगर हम बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट को कौन, भाई पार्लियामेंट तो लेजिस्लेचर से जो है फॉर्म, इसमें एमपीज हैं, ये एमपीज को कौन चुन रहा है? पब्लिक चुन रही है। अगर पब्लिक किसी को चुन रही है दैट मीन्स कि जो कोर पावर है वो पब्लिक के हाथ में है ना। अब इसका बैक साइकिल देखिए, पब्लिक ने चुना एमपी को, एमपी बना लेजिस्लेचर का पार्ट, लेजिस्लेचर वाला पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। तो इस जनता की आवाज को इतना आसान नहीं है इनके वर्क को दबाना। इनके ऐसे पावर्स हैं कि ये फ्री स्टेट में डिबेट कर सकते हैं, है ना, अपनी बातों को सामने रख सकते हैं विदाउट एनी फियर। नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर व्हाटएवर मेंबर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर। जैसा हमने बात करा, इसको हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये होती है एमपीज को कि वो डिस्कशन एंड डिबेट कर सकते हैं एंड फ्रीली इसको डिबेट एंड डिस्कस कर सकते हैं, है ना। कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, दीज कमिटीज प्ले अ वाइटल। कमिटी अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो ये कमिटी सिर्फ लॉ मेकिंग नहीं लेकिन डे टू डे जो बिजनेस होती है इसमें भी ये कमिटीज एक्ट करती हैं। 1983 से इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का जो सिस्टम है वो डेवलप करा, एंड आज के डेट में देर आर मोर देन 20 सच डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज। स्टैंडिंग कमेटी की अगर बात करें तो सुपरवाइज करती है उन कामों को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उनके बजट से रिलेटेड, उनके एक्सपेंडिचर, उनके बिल से रिलेटेड, जो भी हाउस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, सारी चीज़ें के बजट, एक्सपेंडिचर, जो भी बिल्स हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उसमें भी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। एक दूसरी कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कैन बी सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल लाइक द जॉइंट कमेटी टू डिस्कस बिल, और फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग कोई भी फाइनेंशियल रेगुलरिटी है, जॉइंट कमेटी डिस्कस करना है बिल से, या किसी भी पर्टिकुलर बिल के बारे में डिस्कस करना है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो सेटअप होती है ना, ये जॉइंटली सेटअप होती है और चीज़ों पे एक्ट करती है। Member of this committee is selected from both the houses. The committee has reduced the burden of the parliament. अब भाई जब डे सिर्फ लॉ मेकिंग ही नहीं, ये डे टू डे बिजनेस भी अगर जो है, जो डे टू डे जो दिनचर्या है पार्लियामेंट का, उसके काम में भी अगर ये कमिटीज हेल्प कर रही हैं तो डेफिनेटली वी कैन मेक अ स्टेटमेंट कि जो बर्डन है पार्लियामेंट का उसको इन्होंने रिड्यूस किया है ना। अब अगर जुडिशरी की बात करें, किसी भी सोसाइटी में भाई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, है ना, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं,
कोई सहमति किसी किसी हो सकती है, मान लीजिए ए की सहमति की बी के साथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ए और बी की सहमति। तो इस तरीके से सोसाइटी में जो डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत कॉमन है। ये इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकते हैं, ग्रुप के बीच में से भी हो सकते हैं, है ना, इंडिविजुअल ग्रुप में से गवर्नमेंट के बीच में से भी हो सकते हैं, है ना। ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इनको जो सेटल करना है इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इस बॉडी को हम जुडिशरी कहते हैं। द रोल ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। जो भी हमारा रूल है, हमारे लैंड का जो रूल है उसको प्रोटेक्ट करना, है ना, और हमेशा लॉ की सुप्रीमेसी रहना, लॉ को आपको अवॉइड करना है। अब अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जैसे हम बात कर रहे थे कि 3 ऑर्गन हैं एक ही जगह बैठे हुए, तो तीसरा ऑर्गन उसमें जुडिशरी है ना। इन सच वे इज अनएबल टू मस्ट नॉट रेस्ट्रेन द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। अब अगर इसमें कोई भी दखल अंदाज करेगा तो डेफिनेटली जुडिशरी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसकी जो इंडिपेंडेंस है वो दी गई है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो कर सके। द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ जुडिशरी। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो फ्रीली काम नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट एनी फियर इन फेवर। इसीलिए इनका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है जजेस का, इनकी जो सैलरी का सिस्टम है, ये सारा चीज़ जो है ये बहुत हद तक फ्री रखा गया है इनको किसी भी टाइप के फियर या फेवर से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डजंट इम्प्लाई आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ऐसा नहीं है कि ये फ्री है, जो चाहे वो कर दें एकदम, है ना। लेकिन द थिंग इज कि इनके पास ऐसा फ्रीनेस दी गई है, इस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएटेड हैं कि किसी भी राइट्स के वॉल्यूशन को, किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो जुडिशरी से जाके वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू नंबर ऑफ मेजर्स। द लेजिस्लेचर नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसा हमने देखा लेजिस्लेचर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में नहीं जो है प्ले करता है। पार्टी पॉलिटिक्स अगर प्ले करने लग जाएंगे प्रोसेस अपॉइंटमेंट में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रेफरेंसेस आने लग जाएंगे, भैया इनको अपॉइंट करो इनको ना करो। इनका टेन्योर फिक्स होता है, किस लिए? सिक्योरिटी ऑफ जॉब। पता चला इन्होंने कुछ काम किया, अगले दिन इनको आ गया कि भैया आप जाओ टाटा बाय बाय, नहीं, सिक्योरिटी ऑफ जॉब है। इनको जो होल्ड ऑफिस करना है इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट तक बहुत मुश्किल है। इनको एक्सेप्शनल केस में ही सिर्फ जजेस को हटाया जा सकता है। अदरवाइज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंश्योर्स जजेस कुड फंक्शन विदाउट एनी फियर है फेवर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की बात करें तो इस प्रोसीजर को इतना डिफिकल्ट उन्होंने बनाया है, किस प्रोसीजर को, रिमूवल, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस अगर रिमूवल आसान करेंगे तो सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस मेंबर ऑफ जुडिशरी की वीक हो जाएगी। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस। किसी भी जज के किसी काम को पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस किया जा सकता एक्सेप्ट, इसका एक एक्सेप्शनल है, जब ऐसी प्रोसीडिंग हो रही हो कि जज को रिमूव करना है तभी हम किसी भी जज के कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। दिस गिव द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजुडिकेट विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। भाई ये इंडिपेंडेंस अगर नहीं देंगे तो जो वर्क है वो जुडिशरी फ्रीली नहीं कर पाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। इन्फ्लुएंस करते हैं ये सारे लोग जुडिशियल अपॉइंटमेंट को। अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन इफेक्ट इज मेंट दैट फाइनल जो डिसीजन है इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे हमने देखा कि प्रेसिडेंट किसी भी चीज़ को जब डिस्कस करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जब प्रेसिडेंट से अपॉइंट करेगा तो CJI से भी डिस्कस करेगा। एंड जो फाइनल डिसीजन है अपॉइंटमेंट का, कहीं ना कहीं इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ जजेस की, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी। इनको सिर्फ और सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर की, इन्होंने मिसबिहेव किया है या ये इन कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है एज अ जज,
एक्ट करने की, इस ग्राउंड पे ही इनको रिमूव कर सकते हैं, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेस। अब देखिए कितना दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना है। ऑल्सो वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट द एग्जीक्यूटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल। अपॉइंटमेंट के समय एग्जीक्यूटिव क्रूशियल रोल प्ले करता है, और लेजिस्लेचर जो है अगर किसी को रिमूव करना है तो लेजिस्लेचर मूव करता है। ये बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए, जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए ये करा गया है ना। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, भैया कौन कौन से काम है जो सुप्रीम कोर्ट मेनली करता है, तो ये काम है इनका डिसीजंस, इनका जो डिसीजन है वो सारे कोर्ट पे बाइंडिंग है ना। ये जो ट्रांसफर है जज का एक कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। किसी भी केस को वो अपने पास जो है मांग सकता है कि ला भैया हमको दो, हम जो है इस केस को जो है देखेंगे और इसका ट्रायल हमारे यहाँ होगा। ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भी जो है केस ट्रांसफर कर सकता है ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट का मेन काम होता है। अब हाई कोर्ट की बात करें तो ये लोअर कोर्ट से अपील जो है इसके यहाँ हो सकती हैं। रिट इशू कर सकता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है ना। जो भी केस स्टेट के जुरिस्डिक्शन में जो केसेस हैं उनको हाई कोर्ट डील कर सकता है। एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल ओवर द बिलो, जो भी बिलो केस के हाई कोर्ट के जो नीचे के कोर्ट हैं उस पर जो एक चेक जो है वो कहीं ना कहीं जो चेक होता है वो हाई कोर्ट उस पर रखता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आते हैं, है ना। केसेस अराइजिंग इन डिस्ट्रिक्ट अपील एंड डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वो मैटर्स भी आते हैं जो लोअर कोर्ट ने पास किए हैं लेकिन भाई वो सहमत नहीं है, वो चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करना, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे। जो भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट आएंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होते हैं, ये सिविल नेचर या क्रिमिनल नेचर केसेस दोनों ये भी डील करते हैं। अगर हम बात करें अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, इसका क्या मतलब होता है कि कैन बी केसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट जाके विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि इस केस को हम एक्सेप्ट करें कि ना करें, और वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब हम रिट जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। अब पैलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है, वो हाईएस्ट कोर्ट है, तो पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अब पैलेट जुरिस्डिक्शन इसका मतलब लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो अब पैलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो हमको हाई कोर्ट या ऊपर वाले कोर्ट में जाने को पावर देता है। पैलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। एडवाइजरी फंक्शन की अगर बात करें, इसका मतलब है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है किसी भी मैटर को, किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को, है ना, जो इंटरप्रिटेशन चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस उसमें ले सकता है। उस एडवाइस को मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं है। उस एडवाइस को देना ना देना सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बाउंड नहीं है। अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो चीफ इंस्ट्रूमेंट जो जुडिशियल एक्टिविज्म का है उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं या सोशल एक्शन लिटिगेशन कहते हैं। नॉर्मल जो कोर्स ऑफ लॉ है उसमें जो इंडिविजुअल होता है जिसके साथ कोई घटना घटी है, जिसके साथ कोई दिक्कत हुई है, एग्रीव्ड पर्सन जो है वो डायरेक्ट अप्रोच करता है कोर्ट्स को। लेकिन पर्सन जो है जिसका राइट वायलेट हुआ है ना, इन्वॉल्व डिस्प्यूट हुआ है, कुड मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को 1979 में थोड़ा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि ऐसे केसेस भी वो सुनेंगे, हियर करेंगे, जहां पे जो केस है वो एग्रीव्ड पर्सन जिसके साथ दिक्कत हुई है उसने फाइल नहीं किया है केस, लेकिन अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी एनजीओ ने या किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पे वो केस फाइल हुआ है ना। सच केसेस जो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरी हैं, है ना, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला गया है।
PIL हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इसमें कोई दूसरा भी एग्रीड पर्सन के लिए कोर्ट में हाजिरी लगा सकता है, कोर्ट में केस रजिस्टर कर सकता है। और ये जो केस है न्यूज़पेपर में निकालने से या किसी पोस्टल किसी टेलीग्राम को सेंड करने से, किसी लेटर को सेंड करने से जो है ये कोर्ट जो है इन PIL को कंसिडर करता है। अब जुडिशरी इन पार्लियामेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डेलिकेट प्रिंसिपल लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर चेक्स। अब आप अगर देखेंगे, अगर हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव की, हम बात कर रहे थे लेजिस्लेचर की, हम बात करें जुडिशरी, तीनों एक बेंच बैठे हैं, बहुत स्लाइट है ना डिफरेंसेस है, कहीं कहीं पे बहुत स्लाइट डिफरेंसेस है पावर के, उससे अगर बात करें कहीं कहीं पे। तो ये बहुत ब्यूटीफुली जो चेक्स एंड बैलेंसेस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। दिस मीन्स ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। आप देख रहे हैं एक क्लियर एरिया डिमार्केटेड है ना, जो एक एरिया है वो डिमार्केटेड है, क्योंकि नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इन मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट का सुप्रीम काम क्या है? लॉ मेक करना, अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को। एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा सुप्रीम काम क्या है? उन लॉज को, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का सुप्रीम काम क्या है? कोई भी डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करना, है ना। कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज वॉइड है, कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तो उस चीज को, डिस्प्यूट्स को सेटल करना अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मैं कहूँगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, इसका लक्ष्मीकांत जो बुक है ना, जिसको फॉलो करते हैं मैक्सिमम लोग पॉलिटी के लिए, उसमें या आप गूगल भी कर सकते हैं केशवानंदा भारती केस। इसमें इतना ब्यूटीफुली 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि उस डिसीजंस को आज भी पार्लियामेंट और जुडिशरी के रेगुलेशंस को जो है, रिलेशंस को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इन दिस केस केशवानंदा भारती केस 1973 में कोर्ट ने रूल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोबडी, पार्लियामेंट भी इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। और कोर्ट ने और दो चीज कही, द राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 था, इसको हमने हटा दिया गया, ये द डिस्प्यूटेड इशू था, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था, तो इसलिए इसको हमने चेंज कर दिया। लेकिन कोर्ट ने एक चीज और कही, कोर्ट ने इस चीज को रिजर्व किया, पावर को, इस राइट को डिसाइड करने का कि जो मैटर है वो बेसिक स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशन में मैटर कौन सा है कौन सा नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा और उसको अमेंड पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। दिस केस इज परहैप्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ जुडिशरी यूजेस इट्स पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इस केस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो पावर है, जुडिशरी जो हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, यहाँ पे जो हम पावर की बात करते हैं जुडिशरी की, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली केशवानंदा भारती केस में यहाँ पे दिखाया है। दिस रूलिंग हैज चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, इसको कंप्लीटली ओवर कर दिया है मैक्सिमम लेवल तक, है ना। ये जो चीज़ें हैं इसको हमने देखा, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं हमारे पॉलिटी की जर्नी में। और इस वीडियोस को, जो भी वीडियो हम लोग सीरीज बना रहे हैं, इसको देखिए, और वीडियो के बाद अगर आप बुक को रीड करेंगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। नोट्स आप वीडियो से देख के बना सकते हैं, लेकिन बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने प्रयास किया है कि एनसीईआरटी से जो भी मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने, ये 11th की जो बुक जो चल रही है हमारी, इसका एक पार्ट 2 है, इसका एक पार्ट 3 भी आएगा। कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम में, स्टेट पीएससी के एग्जाम में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, इससे डेफिनेटली हम लोग का मोटिवेशन भी बढ़ता है। प्लस साथ में कोई भी चीज़ है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम लोग फुलफिल करने के लिए और आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।